अंतर्गत ये ज्योग्राफी का लेसन 5 जिसका नाम है जल, स्थल और वायु। और इसके अंतर्गत आज हम लोग पेज नंबर 33 पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, तो दिया है कि वायुमंडल के ना होने से क्या होता, यानी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक लेयर पाया जाता है और पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण न उस गैसों के लेयर को खींच कर रखती है, अपनी ओर आकर्षित करके रखती है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो अगर पूछ रहा है कि अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो क्या हो जाता, तो वो रहा है कि अगर पृथ्वी के चारों तरफ वायु का स्तर ना होता तो दूसरे ग्रहों की तरह पृथ्वी पर भी जीवन नहीं होता। यानी जो दूसरे ग्रह हैं उन पर भी जीवन, यानी कि जीवन होने के लिए 3 चीज़ चाहिए जी आपको: प्रकाश, जल और हवा, जिसको वायु बोला जा रहा है। तो मानो कि प्रकाश तो हर जगह मिल जाए, क्योंकि सूरज है, सूरज सबको दे देगा। जल है, कहीं कहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। पर यह वायु बताया जाता है कि ये हर जगह मौजूद नहीं है, जिसके चलते जीवन संभव नहीं है। सोचकर देखो ना, हवा के बिना पेड़ पौधे कैसे जीवित रहे। छोड़ो तुम अपना, तुम यही सोचो कि अगर हवा नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे। दिन के समय पृथ्वी सूर्य के ताप से उत्पन्न होती है, यानी दिन के समय बताया गया है सूर्य के ताप से उत्पन्न होती है, और रात्रि के समय इसी ताप को धीरे धीरे पुनः वापस भेज देती है। यानी कहने का मतलब है कि दिन के समय सूरज का जो ताप होता है वो पृथ्वी पर आता है, जिससे पृथ्वी पूरी तरह से तप जाती है, गर्म हो जाती है, और रात्रि के समय वही ताप धीरे धीरे वापस चला, यानी दिन के समय सूरज के ताप पृथ्वी पर आए और रात में फिर से वापस चला जाता है। वायुमंडल के ना रहने से सूर्योदय के समय पृथ्वी अचानक अत्यधिक गर्म हो जाती है। एक और चीज़ है यहाँ बताया, अगर ये वायुमंडल नहीं होता, यानी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का अगर लेयर नहीं होता, तो बताया जाता है कि जब सूर्योदय होता ना, तो हमारी पृथ्वी क्या होती, अत्यधिक गर्म हो जाती। जैसे कहने का मतलब है कि, तो ये बताया जाता है पृथ्वी अचानक एक क्या लेते अधिक गर्म हो जाती, और सूर्यास्त के समय एक क्या हो जाता, ठंडा हो जाता। यानी बचाने का काम कौन कर रहा है, वायुमंडल कर रहा है, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक लेयर है। वायुमंडल पृथ्वी के लिए अनुकूल जीवनदायक तापमान को बनाए रखते हैं। यानी ये जो वायुमंडल ही है, यही क्या करता है कि पृथ्वी के लिए अनुकूल, यानी जितना ताप चाहिए उतना ताप समझो कि बरकरार रखने का काम ये वायुमंडल करता है। प्रतिदिन लगभग 10,000 करोड़ उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर भस्म हो जाते। सोचो, 10,000 करोड़ प्रतिदिन बोला है, यानी प्रत्येक दिन बता रहा है कि 10,000 उल्का पिंड, और ये प्रत्येक उल्का पिंड में अपना एक अलग ही ताप होगा। अगर यह डायरेक्ट अगर आ जाता है यहाँ पर, किस में, पृथ्वी पर, तो समझो पृथ्वी का ताप क्या हो जाता है, पृथ्वी पर जो जीव जंतु होते उनका क्या हो जाता। बाकी शुक्र मनाओ कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, और ये वायुमंडल से टकरा कर समझो कि ये सब क्या होता है, भस्म हो जाता, ख़त्म हो जाता, अपने पावर को कम कर लेता है। जैसे ये हमारा घर, अगर ये घर का मानो चारों तरफ ना दीवार होता ना ही छत होता, तो पता नहीं प्रत्येक दिन क्या से क्या होता। धूप से भी हम लोग का हवा टाइट हो जाता, बारिश बरस जाता तो भी दिक्कत हो जाता, मानो कि और भी हवा तेज़ चलने लगता तो भी दिक्कत हो जाता, सबको किताब दिया जाता। या उससे भी नहीं होता तो मानो कोनो दुश्मन पत्थर उथर फेंक दे तो भी दिक्कत हो जाता है। यानी कितना ही हमारा घर हमें बचा रहा है, उसी तरह से वायुमंडल भी हमें इतना सुरक्षित करता था। तो प्रतिदिन लगभग 10,000 करोड़ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर भस्म हो जाते हैं, और पृथ्वी को कोई हानि भी नहीं पहुंचती है। यानी कि पृथ्वी को बचाने में ये उल्कापिंड बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वायुमंडल के महत्व के बारे में तुम और कुछ बातें सीख कर लिख लेना। यहाँ पर आगे देखिएगा, नीचे दिया गया है आपका ये प्राणों से भरा ये विश्व के बारे में दिया गया।
महाविश्व में कदुन असंख्य ग्रह हैं और इसके बीच सुजला सुफला और श्याम दिया है और श्यामला पृथ्वी हमारी निवास भूमि है। पृथ्वी लेकिन चिरकाल में ऐसी नहीं थी। लगभग 500 करोड़ वर्ष पहले की अगर देखा जाए सृष्टि की शुरुआत के समय, तो पृथ्वी एक गैसीय पिंड थी, यानी गैस वाला पिंड। वो भी क्या, तो ज्वलंत दिया है, जलता हुआ गैस वाला पिंड। जैसे मानो कि कभी कभी मतलब ज्वलंत गैसीय पिंड, जो कि मतलब गैस निकल रहा है वो जल रहा है, ऐसे भाव में। जल स्थल और वायुमंडल कुछ नहीं था उस समय। जब पृथ्वी ज्वलंत गैसीय पिंड थी, तो ना ही उस समय पृथ्वी पर ही जमीन था, ना ही पृथ्वी पर पानी था, और ना ही पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल था। 3 गो लेयर है, जल, स्थल और वायुमंडल। ये तीनों चीज़ नहीं था जब पृथ्वी गैस का गोला था। करोड़ों वर्ष पहले धीरे धीरे यही ताप विकिरण क्रमशः पृथ्वी ठंडी होती, जैसे जैसे ताप निकलता गया पृथ्वी वैसे वैसे ठंडी होती गई। और इस समय कुछ गैस और ज्वलीय वाष्प पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर एकत्रित हो गए। अभी कुछ समय पहले ही हमने बताया आपको कि पृथ्वी में अपना क्या होता है, आकर्षण शक्ति। कल 10 में हम लोग पढ़ रहे थे कि पृथ्वी में अपनी आकर्षण शक्ति के चलते पृथ्वी वायुमंडल को खींच कर रखती है। अगर पृथ्वी में आकर्षण शक्ति नहीं होता तो सोचो वायुमंडल चल जाता कहीं और हम लोग सांस लेने के लिए भी क्या होते, तरस जाते। जा हवा कहाँ गया। तो आगे देखोगे दिया था कि 500 करोड़ वर्ष पहले तुम भी जान गए कि तुम्हारी पृथ्वी आग की गोला थी और ना तो इस पर जल था, स्थल था, ना ही वायुमंडल था। करोड़ों वर्ष पहले धीरे धीरे जैसे जैसे ताप का विकिरण कम हुआ पृथ्वी ठंडी होने लगी और इस समय कुछ गैस और जो जलीय वाष्प थे वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ये पृथ्वी के चारों ओर आकर एकत्रित हो गए। लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया। यानी जो ताप पहले था वो 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का ताप ठंडा हुआ, जिसके चलते कम हो गया और पृथ्वी का बाहरी स्तर एक कठोर आवरण में परिवर्तित हो गया। लेकिन इसी आवरण के अंदर पृथ्वी अभी भी उत्पत्त लगभग 2000 से 4000 सेल्सियस अवस्था में बची हुई है। यानी कि आज भी गर्मी पृथ्वी के जो अंदर का है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक है। देख सकते पृथ्वी का पिक्चर दिखलाया गया कि शुरुआत में कैसे है, धीरे धीरे कैसे उसका रंग बदलते गया और आज हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। अगला पेज पर जाइए और यहाँ देखिएगा कि पृथ्वी के सबसे बाह्य मतलब होता है बाहर, पतले सख्त आवरण को कादून भू परत कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो बाहर का जो आवरण है, पृथ्वी के जो सबसे बाह्य मतलब होता है बाहर, आंतरिक मतलब अंदर। तो पृथ्वी के जो बाह्य मतलब बाहर, जो पतला सख्त मतलब टाइट जो आवरण है, इसी को भू परत कहते हैं। और फिर बताया, ये आता भी आपके एग्जाम में। और मध्य भाग को गुरुमंडल कहते हैं, जो बीच में होगा उसको गुरुमंडल। पिक्चर में देखा करो कि पृथ्वी के जो सबसे बाहर में दिखाई दे रहा है कि एकदम बाहर एगो गोला खींचा, उसी को भू परत दिया। पिक्चर में देखो बगल में दिया है भू परत किसे कहते हैं, यानी बाहर वाला हो गया भू परत। और फिर उसके बाद बताया गया है कि जो मध्य भाग है यानी बीच वाला जो ऑरेंज रंग का है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग गुरुमंडल। और सबसे भीतर का जो भाग है जो केंद्र वाला, वो है केंद्र मंडल। यानी 3 गो मंडल, भू परत, गुरुमंडल और केंद्र मंडल। एगो तुम्हारा शिला मंडल भी है। यहाँ बताया गया है कि भू परत के चारों तरफ एक भाग ही स्थल है। यानी भू परत जो है के चारों भाग, भू परत के चारों भागों का एक ही भाग स्थल है। यानी कि इस पृथ्वी पर अगर मान लो 4 भाग है, तो 4 भाग में 3 भाग बताता है कि तुम्हारा पानी है, एक भाग पर जमीन है। यह स्थल भाग भूतल शिलाओं मिट्टी से बना, और जो एक भाग बचा ना, वो एक भाग पर बताया जाता है कि उस पर क्या होंगे तुम्हारे। तो एक भाग पर समझो कि वो जो एक भाग बना है वो शिलाओं से यानी चट्टानों से और मिट्टी से बना। एक भाग बचा और वो एक भाग का दूर
टोटल समझो कि ये जैसे घर का 4 हिस्सा कर लो, और 4 हिस्सा में समझो कि 3 हिस्सा पर पानी है और 1 हिस्सा पर ज़मीन है। तो जो एक हिस्सा जो बता रहा है कि जो एक हिस्सा जो स्थल है वो एक तरह से शिलाओं और मिट्टी से बना है, इसीलिए इसका नाम दे दिया है शिलामंडल। एक भाग का नाम है शिलामंडल। हजारों हजारों वर्षों में शिला नष्ट होकर चूर्ण के रूप में मिट्टी में परिवर्तित हो गई। शिला यानी वही चट्टाने टूट फूट कर एक तरह से मिट्टी में कन्वर्ट हो गया। स्थल भाग के ऊपर उद्भिद प्राणी मनुष्य सभी जीवन निर्भर करता है। ये जो ज़मीन है ना, इसी ज़मीन के ऊपर में पेड़ पौधे भी, प्राणी भी, ठीक, जिनके हाथ पांव डैने होते हैं, मनुष्य भी, ये सभी उसी पर रहते। कहाँ पर? तो स्थल वाला पर, यानी समझो कि जल वाला पर लोग कितना रहता होगा, जबकि जल का भाग कितना है? 3 हिस्सा, और स्थल वाला तो समझो एक ही हिस्सा दिख रहा है, अगर 4 हिस्सा के हिसाब से जोड़ा जाए तो मिट्टी की प्रमुख जीवनदायक तत्व है। मिट्टी से खाद ग्रहण करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और पौधे के ऊपर पूरा प्राणी जगत निर्भर करता है। देखिए, अगर बहुत सारे किताबों में देखिएगा, कहेगा कि हमारी पृथ्वी का कितना भाग है, तो पृथ्वी का तो ऐसे कहा जाए तो आपका 3 भाग कहोगे तो 3 भाग में 2 भाग हो जाएगा पानी, और 1 भाग हो जाएगा ज़मीन, और 4 भाग कहोगे तो 4 भाग में 1 भाग हो जाएगा तुम्हारा स्थल, और 3 भाग पानी। शिलामंडल से हम अनेक आवश्यक है। शिलामंडल समझे किसको बोले? जो सूखा वाला जगह होता है, जो सूखा वाला जगह है, जो शिला और मिट्टी से बना है, उसी को हम लोग शिलामंडल बोले। जो सूखा वाला 4 हिस्सा में 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 और 4, तो 4 में 3 हिस्सा पानी का और 1 हिस्सा क्या था? मिट्टी वाला, उसी को शिलामंडल कहा गया है। और ये शिलामंडल में बताया जाता है बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं, जैसे लोहा धरती से, तांबा, सोना, चूना पत्थर, एल्युमिनियम, मार्बल, जिप्सम, ये सभी का धून ज़मीने से मिलेगा, ना कि पानी वाला हिस्सा से, ज़मीन वाला हिस्सा से। मिट्टी के नीचे पाए जाने वाले जैसे पदार्थ कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस को हम लोग जलावन के रूप में व्यवहार करें। क्लास 7 में भी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मिट्टी के नीचे से जो भी कुछ निकलता है तो सभी एक तरह से, चाहे वो कोयला हो, चाहे खनिज तेल हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो, वो सब जलाने के काम में ही आता है। जैसे और आगे जाइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सृष्टि के निर्माण के समय अनेकों वर्षों बाद पृथ्वी बहुत से ठंडी होने लगी। जैसे सृष्टि हो गया पृथ्वी का, अब पृथ्वी का ताप जैसे जैसे निकल रहा, वैसे वैसे पृथ्वी अब ठंडी होते चली जा रही है। अब बताया जाता है कि उस समय आकाश में उपस्थित जो जलवाष्प किसको कहेंगे? तो वायु में जो जल की मात्रा होता है, हवा होता है ना, तो उस हवा में भी शक्ति होता है जल को ग्रहण करने का, यानी वो भी, हवा भी अपने साथ जल को ढोकर लेकर चलता है। और ये जल के विशाल भंडार ठंडा होकर वर्षा के बूंद के रूप में बरसने लगे। हजारों हजारों वर्षों तक बताया जाता है, हजारों हजारों वर्षों तक होने वाली बारिश से पृथ्वी पर क्या बन गया? तो कहीं सागर बन गया, कहीं सागर, कहीं महासागर बन गया। इतना ना पानी, हजारों हजारों साल तक पानी हुआ। समझो अगर हम लोग का एक दिन पानी अगर यहाँ बरसता है तो देखो क्या हो जाता है। अगर 24 घंटा एक दिन अगर बारिश हो जाए तो पूरा लगता है कि नदी बन गया हम लोग का इलाका। और समझो कि जब हजारों हजारों साल तक बारिश हुआ होगा तो पानी कहाँ गया होगा, और उसी बारिश के चलते इस पृथ्वी पर कहीं सागर बना, कहीं महासागर बना, और इसी विशाल जल के भंडार को आज हम लोग जल मंडल कहते हैं। जल मंडल में कौन कौन आ जाएगा? सागर, महासागर, नदी, ये सभी आएंगे। पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है, यानी पृथ्वी को कितना हिस्सा? 3/4। 3/4 मतलब ऊपर में 3 और बट्टा में 4, यानी 3/4। 4 में 3 हिस्सा पर सिर्फ क्या है? जल ही जल। ये घर है, इस घर का मान लो कि 4 टुकड़ा करो, ऐसे किए तो 2 हुआ, फिर ऐसे कर दिए तो 4, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ये 3 हिस्सा में समझो खाली पानी, और सिर्फ 1 हिस्सा पर
वो ज़मीन है जिस पर पूरा इस पृथ्वी के लगभग 200 देश निवास करते हैं। ज़मीन पानी वाला को छोड़कर पानी में। तो यहाँ पर आगे जाइएगा तो दिया है कि पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है, इसीलिए महाकाश से जब देखोगे ना तो देखने पर यह पृथ्वी झिलमिल नीले रंग की दिखाई देती। अब सोचो हमारा पृथ्वी नीला काहे दिखाई देता? तो 3 हिस्सा पर क्या बोला गया? 3 हिस्सा पर पानी पानी, और पानी को बताया जाता है ऊपर से देखने पर ये नीला प्रतीत होता है। ठीक, वो भी सागर का, कौन ही सा पानी थोड़े है कि हाँ तुम्हारा जैसे पानी कलर। पानी का ऐसे बताया जाता है पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी का ना स्वाद होता है, ना ही पानी का कोई रंग होता है, और ना ही पानी में कोई गंध होता है। और महक जाए सड़ जाए तो उसका बात ही अलग है, कोई उसमें कुछ डाल दे तो उसका बात ही अलग है। नहीं तो दिया है आपका। अब ऊपर से देखने पर पृथ्वी पर 3 हिस्सा तो एकदम जल ही जल, और इसी जल के चलते बताया जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रायः दिया है कि 350 करोड़ वर्ष पहले जल में ही पृथ्वी में, मतलब बताया गया आज से प्रायः 350 करोड़ वर्ष पहले जल में ही पृथ्वी में प्रथम प्राण का आविर्भाव, यानी जल ही से पहला जीव का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का आविर्भाव जल में ही हुआ, यानी इस पृथ्वी पर पहला जो जीव बना होगा वो जल से ही बना होगा। पृथ्वी को छोड़कर सौर जगत के किसी दूसरे ग्रह पर जल का अस्तित्व नहीं है। सिर्फ पृथ्वी पर बता रहा है कि पृथ्वी को छोड़कर सौर जगत में जितने भी ग्रह होंगे किसी और ग्रह पर पानी है ही नहीं। सबकी नानी याद आ जाती होगी। हम बोले जीने के लिए 3 चीज़, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ताप भी चाहिए। ये तीनों चीज़ मिलेगा तभी कोई जीव जंतु या कोई पौधा तभी जीवित रह पाएगा। और बता रहे कि सिर्फ पृथ्वी पर पानी और किसी पर है ही नहीं। पृथ्वी का संपूर्ण जल का 97 भाग एक तरह से समुद्र में है, यानी कि पृथ्वी पर जितना भी जल है ना 97% समझो जो भाग है वो समुद्र का पानी है। अब समुद्र के पानी होने से क्या होगा? नमकीन पानी हो गया, लवणीय पानी हो गया, और ऐसे पानी को तुम पियोगे तो तुम्हारी याद आ जाएगी। यानी ऐसे पानी को हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाए। यानी कि 97% पानी तो है पर वो पानी किसी मतलब हमारे किसी काम का नहीं है। उसको एक तरह से वो नमक उमक बनाने काम आएगा, उसको किसी और बिजली उत्पन्न करने काम में आएगा, यही सब होगा। तो बाकी जो 3% पानी है ना वो प्योर वाटर है। और वो पानी बताया जाता है किसका पानी होगा? तो नदी का होगा, तालाब का होगा, हिमवाह का होगा, जो मिट्टी के या नीचे का होगा। ये सब पानी सिर्फ 3% है। और हमारे प्रतिदिन के रोज़मर्रा के कार्यों में जल की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, एगो आप लोग चार्ट बना लीजिए कि हाँ दिन भर में आप पानी का क्या क्या काम आता है आपका। यहाँ पर ब्लू वाला पानी के बूंद में देख लीजिए, लग रहा है पानी का बूंदी है। जल ही तो जीवन है, और जल के बिना पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। नदी कहिए, समुद्र और जलाशय मछली और अन्य दूसरे जीवों के लिए वास स्थान है। ये जो नदी, ये जो समुद्र, ये जो जलाशय, ये सभी मछली और जितने भी जलीय प्राणी हैं उन सभी के लिए वास स्थान है, उनके जीवन का वह रहने का स्थान है। समुद्र के जल में कुछ आवश्यक जल पदार्थ पाया जाता है। समुद्र के जल में कुछ आवश्यक पदार्थ, समुद्र पृथ्वी के समस्त महादेशों को जल मार्ग द्वारा जोड़े हुए हैं। यानी जो समुद्र है पृथ्वी के समस्त महादेश, कितने महादेश हैं? महादेश कहो जी 7 गो। तो ये 7 जो महादेश हैं, इन 7 महादेशों को जोड़ने का जो काम करता है वो समुद्र करता है। और जल चक्र पृथ्वी के तापमान को पृथ्वी के अनुकूल बनाए रखता है। और ये जो जल चक्र है उसी के चलते पृथ्वी का जो तापमान होता है वो पृथ्वी के लायक होता है।